नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का समीर पाठशाला में। दोस्तों, हम एक एलेजी को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। दोस्तों, इसको लिखा है थॉमस ग्रे ने और पहला पार्ट दोस्तों इसका हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। उसका लिंक दोस्तों आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये दोस्तों इस पोयम का दूसरा पार्ट है। यदि आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसको देखिए, उसके बाद आप इस पार्ट को देखिएगा। दोस्तों, इस पोयम के अंदर थॉमस ग्रे जो हैं वो कहां पर हैं? एक चर्चयार्ड के अंदर हैं। जो चर्च के अंदर ऐसी जगह होती है जहां पर मुर्दों को दफनाया जाता है, उसको दोस्तों चर्चयार्ड कहते हैं। तो पिछली जो वीडियो थी, पार्ट फर्स्ट जो था, उसके लास्ट स्टैंजा में हमने डिस्कस किया था कि जो इन कब्रों के अंदर जो लोग हैं, यदि उनकी अस्थियों को महंगे महंगे कलश में रखा जाए या फिर उनके लिए मकबरे बनवाए जाएं, उनके लिए मूर्तियां बनवाई जाएं या फिर उन लोगों के लिए चापलूसी भरे शब्द कहे जाएं, तो उन लोगों के अंदर जान नहीं आ जाएगी, वो लोग जीवित नहीं हो जाएंगे। जो लोग मर चुके हैं उन लोगों को अब इन कब्रों के अंदर ही रहना है। ठीक है, तो यहां तक हम डिस्कस कर चुके थे। दोस्तों, बढ़ते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन को लेकर आगे। Perhaps in this neglected spot is late। देखिए, जो गरीब किसान लोग हैं जो दफनाए हुए हैं कहां पर? चर्चयार्ड में। तो वो लेटे हुए हैं, वहां पर लेटे हुए हैं और हमेशा के लिए यहां पर आकर वो लेट गए हैं। और ये जगह जहां पर वो लेटे हुए हैं वो कैसी जगह है? नेग्लेक्टेड स्पॉट है। वो ऐसी जगह है जहां पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है, क्योंकि जो अमीर लोग हैं वो अंदर की तरफ दफनाए जाते हैं और जो गरीब लोग हैं वो बाहर की तरफ दफनाए जाते हैं। तो जिस जगह पर ये गरीब किसान लोग दफनाए गए हैं वो कैसी जगह है? चर्चयार्ड के अंदर भी नेग्लेक्टेड है, वहां पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। सम हर्ट, और इनमें से कुछ लोग तो कैसे होंगे? इनके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट होगा। वंस प्रेग्नेंट विद सेलेस्टियल फायर। प्रेग्नेंट का यहां पर मतलब है दोस्तों फुल होगा, फुल ऑफ होगा, मतलब ये बहुत ज्यादा इनके अंदर टैलेंट होगा। जैसे कि मान लीजिए एक आदमी के अंदर, एक पोएट के अंदर कोई पोएट्री लिखने का टैलेंट होता है, तो इनमें से कुछ लोगों के अंदर वो पोएट्री लिखने का टैलेंट बहुत ज्यादा होगा विद सेलेस्टियल फायर। और उस टैलेंट के साथ ये सेलेस्टियल फायर जो है दोस्तों, मतलब कि जो हेवनली बॉडी होती हैं, उन लोगों की तारीफ में ये अपनी पोएट्री लिख सकते थे। ठीक है, तो इनके अंदर ऐसा टैलेंट होगा जो भगवान की तारीफ करने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए ये अपने उस टैलेंट को, उस पोएट्री को लिख सकते थे। लेकिन इन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता था, इसीलिए वो सेवा नहीं कर पाए भगवान की। हैंड्स दैट द रोड ऑफ एम्पायर माइट हैव स्वेट। यहां पर वो कहते हैं कि हैंड्स का मतलब है कुछ लोगों के हाथों में इतनी ताकत होगी जो युद्ध कर सकते हैं, जो राजा महाराजा बन सकते हैं, मतलब एक पूरे के पूरे एम्पायर को संभाल सकते हैं। और ऐसे एम्पायर में वो क्या कर सकते हैं? शासन कर सकते हैं। स्वेट का मतलब है दोस्तों शासन करना। इन लोगों में से कुछ लोगों के पास इतना टैलेंट होगा कि वो कहीं भी शासन कर सकते हैं। और वेट टू एस्टेसी द लिविंग लायर। लायर होता है दोस्तों वीणा या फिर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हम उसे कह सकते हैं। उन लोगों के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर म्यूजिक बजाने की ऐसी क्षमता होगी कि वो बिल्कुल ऐसा म्यूजिक बजाते होंगे। वेट का मतलब है दोस्तों प्रोड्यूस करना, मतलब इस तरह का म्यूजिक प्रोड्यूस करते होंगे जिसे सुनने के बाद बहुत ही ज्यादा आनंद आता है। एस्टेसी का मतलब है दोस्तों आनंद आना। तो यहां पर कह रहे हैं इन लोगों के अंदर कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ही अच्छे म्यूजिशियंस होंगे। ठीक है, आई होप ये दोस्तों आपको समझ में आया है। बढ़ते हैं आगे। बट नॉलेज टू देयर आईज हर एम्पल पेज। लेकिन जो नॉलेज है, नॉलेज का दोस्तों यहां पर क्या मतलब है? जो बड़े बड़े महाकाव्य हैं जिन्हें नॉलेज का भंडार कहा जाता है। हर एम्पल पेजेस, एम्पल का मतलब होता है दोस्तों विशाल या फिर बड़े बड़े पेजेस। और यहां पर विशाल पेजेस की बात नहीं है, नंबर ऑफ पेजेस जो ज्यादा होते हैं उनकी बात हुई है। तो जो बड़े बड़े महाकाव्य हैं जिन्हें नॉलेज का भंडार कहा जाता है, रिच विद द स्पॉइल्स ऑफ टाइम। जो अमीर लोग होते हैं ना, उनके पास इन महाकाव्य को खोलने का टाइम ही नहीं है। उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो नॉलेज को गेट करें और इन महाकाव्यों को पढ़ें। डिड नेवर एनरोल। लेकिन ये गरीब लोग हैं जो इसको पढ़ना चाहते हैं, इन महाकाव्यों को पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इन्हें तो अपनी जिंदगी में कभी एनरोल करने का मौका ही नहीं मिला, इन महाकाव्यों को खोलने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि ये पढ़े लिखे लोग नहीं थे।
और इनको क्यों भी मौका नहीं मिला जो लोग पढ़ सकते थे, तो उसका भी रीजन यहां पर बताया था। चिल पेन्यूरी। चिल पेन्यूरी का मतलब है दोस्तों, चिल का मतलब है बहुत और पेन्यूरी का मतलब है गरीबी। इनके पास क्या थी, बहुत ज्यादा गरीबी थी। रिप्रेस्ड देयर नोबल रेज। रेज का मतलब है उनके एम्बिशंस को रिप्रेस्ड कर दिया, मतलब सरप्रेस्ड कर दिया, उनके एम्बिशन को दबा दिया। किस चीज ने, गरीबी ने। अगर ये लोग कुछ करना भी चाहते थे ना, तो इनके पास इतनी गरीबी थी, ये बहुत गरीब लोग थे, तो ये अपनी इच्छाओं को क्या कर देते थे, दबा देते थे। एंड फ्रोज द जेनियल करंट ऑफ द सोल। और इनकी आत्माओं में, इनके जो अंदर स्पिरिट है उसके अंदर एक जेनियल करंट था, मतलब कुछ कर गुजरने की इच्छा थी इनके अंदर। जिस तरह से समुद्र के अंदर दोस्तों धाराएं बहती हैं और वो धाराएं जो हैं बहुत स्ट्रांग होती हैं, उनके रास्ते में यदि कोई भी चीज आ जाए तो उसको वो बहाकर ले जाएंगे। इन गांव वालों के अंदर भी ऐसा कुछ कर गुजरने की क्षमताएं थी, लेकिन इन धाराओं को, इन समुद्र की धाराओं को इनकी गरीबी ने क्या कर दिया, फ्रोज कर दिया, जमा दिया। इनकी गरीबी ने इन्हें अपनी इनकी लाइफ में कभी भी कुछ करने नहीं दिया। Full many a gem of purest ray serene, the dark unfathomed caves of ocean bear। यहां पर वो कहते हैं कि इन लोगों में से बहुत लोग तो कैसे होंगे, जैम की तरह होंगे, मतलब जो समुद्र के अंदर दोस्तों मोती होते हैं, जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, उनकी तरह होंगे। कि जो प्रीशियस स्टोन भी है ना, वो समुद्र के अंदर, समुद्र की डार्क अनफैथम्ड केव्स के अंदर, मतलब समुद्र की गहराई के अंदर जो अंधेरा होता है ना, उसके अंदर कैसे पड़े रहते हैं, और बेकार पड़े रहते हैं। उनकी वैल्यू नहीं होती जब तक वो ओशियन के अंदर होते हैं, लेकिन जैसे ही वो इंसानों के पास पहुंच जाते हैं तो हम उनकी कीमत लगाने लग जाते हैं। तो इन गरीब किसानों में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो समुद्र के मोती की तरह होंगे, जिनके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट होगा, जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, लेकिन वो गांव में रहने की वजह से क्या कर गए, अपने इस टैलेंट को बेकार कर गए। फुल मैनी, और बहुत सारे इनमें से लोग किस तरह से होंगे, ए फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश अनसीन। एक जो फूल है ना, वो खिलता है और उसको बिना किसी ने देखे हुए ही वो फूल क्या कर देता है, मुरझा जाता है। वो फूल कोई देखता भी नहीं है उसको और वो मुरझा जाता है। तो ये जो गांव वाले लोग हैं वो ऐसे ही हैं जिसके टैलेंट को किसी ने देखा नहीं, किसी ने नोटिस नहीं किया और इनका टैलेंट बेकार चला गया और इनकी मृत्यु हो गई। तो ये रेगिस्तान के उस फूल की तरह हैं जिसको कोई नहीं देखता, जिसको कोई देख ही नहीं पाता, उसकी सुंदरता बेकार रह जाती है। एंड वेस्ट इट्स स्वीटनेस ऑन द डेजर्ट एयर। और जो इन फूलों की जो स्वीटनेस है वो वेस्ट चली जाती है। ये फूल बेशक अपनी स्वीटनेस को किस में मिलाते हैं, रेगिस्तान की एयर में मिलाते हैं, लेकिन उस एयर को सूंघने वाला, उस सुगंधित एयर को सूंघने वाला रेगिस्तान के अंदर तो कोई नहीं होता। इसी तरह से ये गरीब किसान लोग हैं, इनके अंदर टैलेंट तो था लेकिन उसको किसी ने नोटिस नहीं किया और ये अपने टैलेंट का प्रयोग नहीं कर पाए। आई होप यहां तक आपको समझ में आया है। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। सम विलेज हैम्पटन दैट विद डाउनलेस्ट ब्रीस्ट। देखिए जो ब्रीस्ट का यहां पर मतलब है दोस्तों, इसका मतलब है हार्ट, और डाउनलेस का मतलब है दोस्तों निडर। तो इन लोगों के जो हर्ट थे, जो गांव के गरीब लोगों के जो हर्ट थे, कुछ लोगों के हर्ट कैसे होंगे, सम विलेज का मतलब है यहां पर दोस्तों गांव के कुछ लोग, उन लोगों के हर्ट कैसे होंगे, डाउनलेस होंगे, वो बहुत ही निडर होंगे, बहुत ही निडर उनके हर्ट होंगे। और किस तरह से निडर होंगे, हैम्पडन की तरह, जिस तरह से जॉन हैम्पडन थे, जिन्होंने चार्ल्स फर्स्ट जो थे, जिनको 1649 में बिहेडेड कर दिया गया था, उनकी नीतियों का विरोध किया था निडर होकर। तो जॉन हैम्पटन की तरह कुछ विलेजर्स के दिल होंगे। द लिटिल टायरेंट ऑफ हिज फील्ड विद स्टूड। और टायरेंट का मतलब होता है दोस्तों तानाशाह। इन लोगों में से कुछ लोगों ने, जो इनके गांव के अंदर तानाशाह लोग होंगे, उनका खड़े होकर हैम्पटन की तरह, जॉन हैम्पटन की तरह ही विरोध किया होगा। सम म्यूट इन ग्लोरियस मिल्टन हेयर में रेस्ट। और कुछ लोग इन लोगों में से कैसे होंगे, मिल्टन की तरह होंगे, जॉन मिल्टन की तरह होंगे। और जॉन मिल्टन की तरह यहां पर क्यों कहा गया है दोस्तों, कि कुछ लोग इन लोगों में से जॉन मिल्टन की तरह ही पोएट्री लिखने का जो टैलेंट है उनके अंदर होगा, लेकिन वो अपने इस टैलेंट को क्या नहीं कर पाए, यूज नहीं कर पाए, इनका ये टैलेंट
म्यूट रह गया, मतलब इसका ये पूर्ण रूप से उपयोग नहीं कर पाए। जिस तरह से जॉन मिल्टन अपने टैलेंट का इस्तेमाल नहीं कर पाए थे क्योंकि वो अंधे हो गए थे, फिर भी उन्होंने बहुत सारे वर्क लिखे जो उनके ब्लाइंड होने के बाद ही आए थे। लेकिन यहां पर पोएट कह रहे हैं, थॉमस ग्रे कह रहे हैं कि जो गांव वाले हैं उनमें से कुछ बहुत ही बढ़िया पोएट होंगे, किसकी तरह, जॉन मिल्टन की तरह होंगे, लेकिन वो अपनी प्रतिभा को, पोएट्री लिखने की इस कला को दिखा नहीं पाए, उनकी कला म्यूट रह गई। सम क्रूमवेल गिल्टलेस ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड, और कुछ लोग कैसे होंगे, क्रूमवेल की तरह होंगे। क्रूमवेल मतलब यहां पर दोस्तों ओलिवर क्रूमवेल को कहा गया है, जिसने चार्ल्स फर्स्ट की राजनीतिक जो पॉलिटिकल नीतियां थी उनका विरोध किया था, उनके टैक्सेस का विरोध किया था, सारी चीजों का विरोध किया था। ये एक प्यूरिटन ही थे, ठीक है। तो इनमें से कुछ लोग कैसे होंगे, क्रूमवेल की तरह होंगे। नेक्स्ट स्टैंजा है, द अप्लाउज ऑफ लिसनिंग सीनेट टू कमांड, और जो सदन होता है, सीनेट का मतलब है दोस्तों यहां पर सदन में जो बैठे हुए लोग होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, भाषण देते हैं। ओरेटर होते हैं, वो वक्ता होते हैं, तो वो क्या करते हैं, भाषण देते हैं। और जब भी वो कोई अच्छा भाषण देते हैं तो उनके भाषण को क्या किया जाता है, अप्लाउज किया जाता है, उनके भाषण की प्रशंसा की जाती है। तो इन लोगों को कभी भी ऐसा मौका नहीं मिला कि ये लोगों के सामने अपनी बातों को रख सकें, ये अपने भाषण को दे सकें। और इनमें से कुछ लोग कैसे थे, बहुत ही अच्छे ओरेटर थे, लेकिन उन लोगों को बोलने का मौका नहीं मिला। द थ्रेट्स ऑफ पेन एंड र्यून टू डिस्पाइस, और जो लोग धमकी देते थे, किस चीज की, पेन की, या फिर लोगों को बर्बाद करने की जो धमकी देते थे, उनकी धमकियों को ये कभी भी ललकार नहीं पाए, उनकी धमकियों को ये कभी भी चुनौती नहीं दे पाए, क्योंकि इनके पास तो गरीबी ही इतनी थी। ये बोलने की इच्छा रखते भी थे ना, तो इनकी इच्छा दब जाती थी, और इसी चीज ने इनको क्या कर दिया, तुच्छ बना दिया, डिस्पाइस कर दिया। मतलब ये अपने आप से ही घृणा करते थे कि हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि इनके पास बहुत ही ज्यादा गरीबी थी। टू स्कैटर प्लेंटी ओवर ए स्माइलिंग लैंड, और इनके देश की जो धरती को कहा गया, यहां पे स्माइलिंग लैंड जो है दोस्तों, इन्होंने अपने देश के लोग, देश की धरती के लिए बोला है कि ये अपने देश की धरती के लिए, अपने देश के लोगों के लिए कोई भी ऐसा काम नहीं कर पाए जो इनकी हंसती हुई धरती, जो स्माइलिंग लैंड है, उसके लिए और भी ज्यादा हैप्पीनेस जो है उसको स्कैटर करे और चारों तरफ उस हैप्पीनेस को और भी ज्यादा फैला दे। तो ये अपनी लाइफ में ऐसा कोई काम नहीं कर पाए। एंड रीड देयर हिस्ट्री इन ए नेशंस आईज, देखिए यहां पर इन लोगों को, जो ये मर चुके लोग हैं ना, थॉमस ग्रे कहते हैं इन लोगों को इस बात का बहुत दुख होगा कि ना तो इन्होंने ऐसा कोई काम किया जिससे इनका नाम हिस्ट्री के पन्नों पर लिखा जाए, और जो आने वाली जनरेशन्स हैं इस हिस्ट्री को रीड करें, इस हिस्ट्री को पढ़ें कि इन गांव के लोगों ने हमारे देश के लिए क्या क्या अच्छे काम किए थे। इनके अंदर टैलेंट था, लेकिन इनकी गरीबी ने उस टैलेंट को दबा दिया। ये उस टैलेंट का ऐसा कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाए जिससे इनके देश के लोगों को खुशी मिले, इनका नाम हिस्ट्री के पन्नों में लिखा जाए। बढ़ते हैं दोस्तों आगे और डिस्कस करते हैं अगले स्टैंजा को। देयर लोट फॉर वेट नोर सरकम स्क्राइब्ड अलोन, यहां पर दोस्तों लोड का मतलब है भाग्य। इनका जो रुकावट बना, क्या बना, इनका भाग्य बना, और जो भाग्य है वो इनका क्या हो गया, अभाग्य हो गए। ये बहुत ही अभाग्य हो गए। इनके जो भाग्य है उसने इनको ऐसा करने से फॉरवर्ड किया था, मना किया था। क्यों? क्योंकि अगर इनका किस्मत सही होती तो ये किसी राजघराने में भी तो पैदा हो सकते थे, गांव में ही क्यों पैदा हुए? तो ऐसा इनके अभाग्य की वजह से हुआ। नोर सरकम्स स्क्राइब्ड अलोन, और इनके भाग्य ने इन्हें पूरी तरह से क्या कर दिया, सरकमस्क्राइब्ड कर दिया, मतलब सीमित बना दिया। ये गांव में थे, ये सारे काम अपने गांव में करते थे, अपना टैलेंट वहीं दिखाते थे, इनकी प्रतिभा कभी बाहर नहीं आ पाई। दे आर ग्लोइंग वर्च्यूज बट दे आर क्राइम्स कन्फाइंड, और इनकी जो वर्च्यूज थी, मतलब इनकी जो अच्छाई थी, इनके अंदर बहुत सारी थी। ना तो इनको इनकी अच्छाई के लिए जाना गया, जो ये लोग थे ये बहुत अच्छे लोग थे, ना तो इनको कभी इनकी अच्छाई के लिए जाना गया और ना ही इनके क्राइम्स के लिए जाना गया। ना तो इन्होंने अच्छाई इतनी ज्यादा फैलाकर की कि लोग हिस्ट्री में इनका नाम पढ़ें, और ना ही इन्होंने कोई ऐसे क्राइम्स किए। और ये सारी चीजें, चाहे हम अच्छाई की बात करें या फिर इनके बुराई या फिर इनके क्राइम की बात करें, वो क्या रह गए, कन्फाइंड रह गए, वो बहुत ही सीमित रह गए। ये अच्छे काम भी करते थे, बुरे काम भी करते थे, लेकिन वो बहुत छोटे छोटे होते थे ताकि इनकी इच्छाएं बस
पूरी हो सके। फॉरवर्ड टू वेड थ्रू स्लाउटर्स टू ए थ्रोन। और दोस्तों जो फॉरवर्ड का मतलब होता है किसी चीज से रोक देना, मना कर देना, और वेड थ्रू का मतलब है फोर्सफुल्ली। इन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया जो किसी से फोर्सफुल्ली कराया जाता है, ठीक है, और ना ही इन्होंने किसी का कत्लेआम किया। स्लाउटर का मतलब है कत्लेआम करना, किस चीज को पाने के लिए? थ्रोन को पाने के लिए, संपत्ति को पाने के लिए, सत्ता को पाने के लिए। इन्होंने ना तो किसी का दिल दुखाया और ना ही किसी का कत्लेआम किया। एंड शट द गेट्स ऑफ मर्सी ऑन मैनकाइंड। और इन्होंने मैनकाइंड के लिए, मानव जाति के लिए, इन्होंने अपनी दया के यानी कि मर्सी के जो दरवाजे थे वो क्या रखे? खुले हुए रखे। इन्होंने कभी भी उन दरवाजों को क्या नहीं किया? शट नहीं किया। कभी भी उन दरवाजों को इन्होंने बंद नहीं किया। नेक्स्ट स्टेंजा है द स्ट्रैंगलिंग पैंग्स ऑफ कॉन्शियस ट्रूथ टू हाइड। और जो इनकी लाइफ में जितने भी कष्ट थे, स्ट्रैंगलिंग पैंग्स का मतलब है दोस्तों बहुत ज्यादा जो कष्ट थे, अत्यंत कष्ट थे इनकी लाइफ में, उन कष्टों को इन्होंने कभी भी हाइड नहीं किया, छुपाने की कोशिश नहीं की। हमारी लाइफ में इतने कष्ट हैं, जो भी कष्ट थे उन्होंने उन कष्टों को एक्सेप्ट किया और उसी के साथ वो क्या रहते थे? बहुत ही खुशी के साथ रहते थे, क्योंकि इनकी इच्छाएं बहुत कम थी। टू क्वेंच द ब्लिसेस ऑफ इंजेनियस सेम। टू क्वेंच इसका मतलब है दोस्तों ये अपने जीवन से बिल्कुल सेटिस्फाइड थे। मतलब क्वेंच का मतलब है इनकी और कोई भी इच्छा नहीं थी। द ब्लिसेस ऑफ इंजीनियस सेम इसका मतलब है जो इनका जीवन था, जो इनका वास्तविक जीवन था, जिसको ये जी रहे थे, उसको लेकर इन्हें कोई भी शर्म नहीं आती थी, कोई भी लज्जा नहीं आती थी। वो उस जीवन को बहुत ही अच्छी तरह से एक्सेप्ट कर चुके थे। वो अपनी रियलिटी को, अपने वास्तविक जीवन को अच्छी तरह से जानते थे और उसी के साथ खुशी से रहते थे। और heave the shrine of luxury and pride with incense kindled at the muse flame। और इन लोगों ने कभी भी, श्राइन का दोस्तों मतलब है यहां पर मंदिर, मस्जिद, जो भी तीर्थ स्थान होते हैं वहां पर। इंसेंस का मतलब है कैंडल, वो जो होती है ना अगरबत्तियां, उनको नहीं जलाया। किंडल्ड का मतलब है दोस्तों अगरबत्तियों का जलाना। तो इन्होंने धन संपत्ति, लग्जरी भरी जीवन को पाने के लिए कभी भी मंदिर मस्जिदों में क्या नहीं की? पूजा नहीं की। इन्होंने कभी भी ऐसी अगरबत्तियों को नहीं जलाया और ऐसी किसी देवी देवता की पूजा नहीं की कि हमें कोई भी प्राइड दे दो, कोई भी लग्जरी भरी चीजें दे दो। इनकी जो चीजें थी ना वो बहुत ही चीजें थी, सोच बहुत छोटी थी, इनके अच्छे जो काम थे वो बहुत छोटे थे, क्राइम जो थे वो भी बहुत छोटे थे। इनकी जीवन में कभी भी ऐसी चीजें नहीं आई जो ये इनको आगे बढ़ा सके। इनकी इच्छाएं कभी बड़ी नहीं हुई। इन्होंने कभी भी ऐसे जीवन की इच्छा नहीं की जो राजघराने के लोग जीते हैं। फार फ्रॉम दी मैडिंग क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइफ। देखिए सबसे पहले आप एक चीज को नोट कर लीजिएगा दोस्तों, फार फ्रॉम दी मैडिंग क्राउड, ये दोस्तों थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया एक नोवेल का नाम भी है, जिन्होंने अपने नोवेल के टाइटल को यहीं से उठाया है। थॉमस ग्रे की पोयम एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड से ही उन्होंने, थॉमस हार्डी ने अपने नोवेल के टाइटल को लिया है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब डिस्कस करते हैं दोस्तों इस स्टैंजा को। फार फ्रॉम दी मैडिंग क्राउड्स इग्नोबल स्ट्राइफ। यहां पर थॉमस हार्डी कहते हैं फार का मतलब है दोस्तों दूर रहना, और किन लोगों से? मैडिंग क्राउड से, जो पागल लोग हैं। और पागल लोग कहां के लोगों को बताया है दोस्तों? थॉमस ग्रे ने शहर के लोगों ने, शहर के लोगों को बताया है। जो लोग संपत्ति को कमाने के लिए बंगला, गाड़ी, घोड़ा, इन सारी चीजों के पीछे भागते हैं, उन लोगों को क्या बताया है? पागल बताया है। और ये गांव के किसान लोग जो हैं उनसे कहां रहते हैं? दूर रहते हैं। इग्नोबल स्ट्राइफ इसका मतलब है जो संघर्ष है ना इन शहर के लोगों के, जो गाड़ी को कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो संघर्ष हैं, वो संघर्ष कैसे हैं? बहुत ही तुच्छ हैं, बेकार संघर्ष हैं, इग्नोबल संघर्ष हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो शहर के लोग हैं, थॉमस ग्रे ने उनको क्या बताया है? पागल बताया है। और ये गांव के लोग जो है ना, इन सभी लोगों से दूर रहते थे। देयर सोवर विशेस नेवर लर्न टू स्ट्रे। और इनकी जो गांव के लोग जो थे ना, इनकी विशेष जो थी, इनकी इच्छाएं जो थी, वो बहुत ही साधारण सी थी। तो इन साधारण इच्छाओं की वजह से इन्होंने कभी भी नहीं सीखा। क्या नहीं सीखा? स्ट्रे, किसी को धोखा देना, किसी को परेशान करना। इन्होंने ऐसा कभी भी कोई काम नहीं सीखा। ये अपनी इच्छाओं के साथ सीमित थे और कभी भी इन्होंने कोई भी बड़ी चीज इच्छा प्राप्त करने की कोशिश नहीं की।
अलोंग द कूल सीक्वेस्टर्ड वेल ऑफ लाइफ। देखिए यहां पर सीक्वेस्टर्ड का क्या मतलब है दोस्तों, बिल्कुल एकांत में रहना। इनकी लाइफ कहां पर गुजर गई, बिल्कुल एकांत में रहते रहते गुजर गई, इनके गांव में ही गुजर गई, लेकिन इन्होंने फिर भी अपना जीवन जो है बड़े ही कूल तरीके से, बड़े ही अच्छी तरीके से बिता दिया। दे कैप्ट द नॉइसलेस स्टैंडर्ड ऑफ देयर वे, और इन्होंने अपनी जिंदगी में कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो इनकी परेशानियों को बढ़ाए। इन्होंने अपने जीवन को हमेशा रखा, कैप्ट मतलब रखा, कैसा रखा, नॉइसलेस रखा, जिसके अंदर कोई भी परेशानी ना आए। इन्होंने अपनी इच्छाओं को हमेशा सीमित रखा और उसी के साथ ये क्या रहे, खुश रहे। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। Yet even these bonds from insult to protect। अब इन लोगों की दोस्तों जीते जी तो कोई इच्छा रही नहीं। जो लोग गांव के किसान गरीब लोग हैं, इनकी जीते जीते कोई इच्छा रही नहीं, लेकिन मरने के बाद इनकी इच्छा है कि मरने के बाद इनकी बोन्स जो हैं, इनकी बोन्स की कोई क्या ना करे, इंसल्ट ना करे, और इनकी बोन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो बनवाना ही चाहिए। जैसे अमीर लोगों की कब्रों पर बड़े बड़े मकबरे बनवाए जाते हैं, तो बहुत बड़े बड़े मकबरे ना सही, कुछ तो बनवाना ही चाहिए ना, ताकि इन लोगों को मरने के बाद थोड़ा सा सम्मान मिले। इन्हें जीते जी तो कोई सम्मान नहीं मिला, मरने के बाद तो इन्हें थोड़ा सा सम्मान मिलना चाहिए। सम फ्रेल मेमोरियल स्टिल इरेक्टेड नाउ। देखिए ये चाहते हैं कि इनकी जो कब्र है उसके ऊपर भी कोई ना कोई मकबरा या फिर उनकी यादगार चीज, इरेक्ट का मतलब है दोस्तों बनवाई जाए, नाय का मतलब है बिल्कुल नियर, पास में ही कोई ना कोई ऐसी चीज बनवाई जाए जो कम से कम निशानी तो हो कि कौन इंसान मरा है और उसके बारे में क्या क्या चीजें करी हैं उसने लाइफ में, क्या अचीवमेंट थे, क्या नहीं थे। ये सारी चीजें कुछ ना कुछ बताने के लिए तो होना ही चाहिए। इन्हें जीते जी तो सम्मान नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद इन्हें थोड़ा सम्मान की जो है एक्सपेक्टेशन है। विद अनकोट राइम्स एंड शेपलेस स्कल्पचर्स दैट। और जो ये मकबरे इनके लिए बनवाए जाएं या जो भी चीज निशानी के लिए बनवाए जाएं, चाहे वो कैसी हो, शेपलेस हो, उसकी छत किसी भी, डेक का मतलब है दोस्तों छत, वो कैसी भी हो, लेकिन उनको बनवाया जाना चाहिए। और जैसे अमीर लोगों के लिए कविताएं लिखी जाती हैं, राइम्स लिखी जाती हैं, अब इनके लिए भी वो राइम्स लिखनी चाहिए। चाहे वो राइम्स कैसी हो, देहाती हो, बिल्कुल बेकार राइम्स हो, लेकिन कुछ ना कुछ उनके सम्मान में तो लिखना ही चाहिए। इम्प्लोर्स द पासिंग ट्रिब्यूट टू ए शायर। यहां पर कहते हैं इम्प्लोर्स का मतलब है दोस्तों प्रार्थना करना, कि इनकी कब्र के पास से कोई भी पास होगा, इनको ट्रिब्यूट करने के लिए, श्रद्धांजलि करने के लिए क्या नहीं करेगा, प्रार्थना नहीं करेगा। प्रार्थना नहीं करेगा तो ना सही, लेकिन वो कम से कम आहें तो भरेगा उनकी कब्रों के पास से निकलते हुए। और जो आदमी इनकी कब्र से पास होगा और वो आहें भी भर दें, तो वो आहें भी इन गांव के किसान लोगों के लिए क्या होंगी, ट्रिब्यूट होंगी, श्रद्धांजलि होंगी। ये इतनी छोटी इच्छा यहां भी रख रहे हैं मरने के बाद कि जो कब्र है उसके ऊपर बड़े बड़े मकबरे ना बनाए जाएं, कुछ तो बनवाना चाहिए भाई। हमारी यादों में भी थोड़ी बहुत उल्टी सीधी राइम्स, देहाती राइम्स तो लिखवा दो। कोई हमारे लिए प्रार्थना मत करो, लेकिन आहें तो भरो। छोटी इच्छाएं हैं इनकी मरने के बाद भी, लेकिन ये मरने के बाद सम्मान चाहते हैं। देयर नेम, देयर ईयर्स स्पेल्ड बाय अनलेटर्ड म्यूज। देखिए अब इनकी जो कब्र है ना, उनके ऊपर इनकी इच्छा के अनुसार निशानियां बनवा दी गई हैं, छोटे छोटे जो निशानियां हैं वो बनवा दी गई हैं। लेकिन उन निशानियों को किसने बनाया है, एक अनलेटर्ड मतलब एक असभ्य कह सकते हैं, एक अशिक्षित कह सकते हैं, म्यूज का मतलब है कवि, एक ऐसे कवि ने लिखवाया है उसके ऊपर इन राइम्स को। कैसी चीजें लिख दी हैं उसके ऊपर दोस्तों, इनके जो नाम है ना उनकी स्पेलिंग भी गलत कर दी है। उनके नामों की इस कवि ने जो लिखा है, जो राइटर है इनके ऊपर लिखने वाला, उनके ऊपर लिखी गई चीजों की नाम की स्पेलिंग गलत कर दी है, या फिर डेट ऑफ बर्थ जो है या फिर डेट ऑफ डेथ जो है उसकी जो ईयर्स हैं वो भी उसने गलत कर दी हैं। तो ये कैसा है जो कवि इस पर लिख रहा है, वो बिल्कुल अशिक्षित है, अनपढ़ है। द प्लेस ऑफ फेम एंड एलिजी सप्लाई। और जिस जगह पर इनके फेम में, इनके गुणगान गाने के लिए क्या लिखनी चाहिए, एक एलिजी को लिखना चाहिए, वहां पर उसने क्या लिखवा दिया है, एंड मैनी ए होली टेक्स्ट अराउज सी स्ट्रूस। और उसने लिखवा दिया है होली टेक्स्ट को, मतलब बाइबल से ली गई कुछ लाइनों को लिखवा दिया है।
और वो लाइनें उसने कहां कहां लिखवा दी हैं, जहां पर भी उस जगह पर लिखने की जगह थी ना, वहां सब जगह उसने होली टेक्स्ट को लिखवा दिया है, बाइबल की लाइनों को लिखवा दिया है। ऐसी लाइनें जो टीच करती हैं, लोगों को संदेश देती हैं किस चीज का, द रस्टिक मोरलिस्ट टू डाई, कि हर एक इंसान को मरना है, मृत्यु से कभी भी डरना नहीं चाहिए। इस तरह के उपदेश को दोस्तों लिखवा दिया गया है, जबकि इनके नाम की स्पेलिंग या फिर डेट ऑफ डेथ जो है, डेट ऑफ बर्थ जो है, वो सब गलत लिखवा दी गई हैं। और जहां पर एलेजी लिखनी चाहिए थी वहां पर क्या लिख दिए गए हैं, होली टेक्स्ट लिख दिए गए हैं। आई होप यहां तक की पोएम दोस्तों आपको समझ में आई है। तो इस पार्ट के अंदर दोस्तों हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग जो भी स्टैंजाज हैं हम उन्हें दोस्तों अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अगले वीडियो में दोस्तों हम इस पोएम को पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।